सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। उनके एक और मुआविन ख़ुसूसी बराए तवानाई ताबिश गौहर साहब भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं। इसके साथ साथ महंगाई फिर सर उठा रही है और चीनी की कीमतें जिनको कंट्रोल करने की बड़ी कोशिश हुई थी, बड़े दावे किए गए थे कि 80 रुपये तक फ़ी किलो चीनी की कीमत हो गई है, लेकिन दोबारा उसको पर लग गए हैं और फिर से महंगी हो रही है। फिर भी वज़ीर-ए-आज़म ने मुबारकबाद दी है कि बरामदात बढ़ रही हैं। इससे कितना फ़र्क पड़ेगा इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक बड़ा चैलेंज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लिए है कि उन्होंने कोयटा जाना था और वहाँ पर ताज़ियत करनी थी उन लोगों से जिनके प्यारे शहीद हो गए, जिनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। लेकिन इससे पहले कि इमरान खान साहब कोयटा जाते, उन्होंने ऐलान भी कर दिया था, यकीन दहानी कराई थी कि वो कोयटा आएंगे और जल्द आएंगे, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर, सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इस बारे में नहीं बताया जा रहा कि कब। तो इससे पहले कि इमरान खान साहब कोयटा पहुंचते, बिलावल और मरियम साहिबा दोनों पहुंच गए कोयटा और वहां पर जाकर उन्होंने शदीद तनकीद की इमरान खान साहब पर। अब इसके क्या असरात होंगे? क्या इमरान खान साहब के जाने से अब मामला संभल जाएगा या अब बहुत देर हो चुकी है? सबसे पहले हम इसी पर बात करेंगे। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। असद खरल साहब, क्या अब बहुत देर हो गई? इमरान खान साहब ने ऐलान तो कर दिया और ये भी कहा जा रहा है कि काबीना के कई अरकान ने उनसे कहा था कि जी आपको जाना चाहिए। और जब उनसे पूछा गया कि क्यों अभी तक वज़ीर-ए-आज़म नहीं गए, तो जवाब ये दिया गया कुछ लोगों की तरफ से कि जी ये एक मिसाल कायम हो जाएगी, तो अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता कहीं और पाकिस्तान में कोई वाक़या होता है दहशतगर्दी का, तो फिर हर जगह ये मुतालबा होगा कि वज़ीर-ए-आज़म जब तक नहीं आएंगे तो फिर यानी तदफीन नहीं होगी, या इस तरह से जब तक वो ताज़ियत नहीं करते तो लवाहिकीन जो हैं वो एहतजाज करेंगे और फिर ये शायद कहीं रुक ना सके ये मामला। तो ये वो वजह थी। बहरहाल अब ये इमरान खान साहब की तरफ से वाज़े तौर पर ऐलान सामने आ चुका है कि वो जाएंगे, लेकिन अब जब जाएंगे तो मरियम और बिलावल ने जो वहाँ पर बातें कर दी हैं उसका नुकसान तो इनको होगा। नहीं, मैं इससे थोड़ा सा माजरत के साथ आपसे थोड़ा सा डिफरेंट सोचता हूँ। देखिए 3-4 चीज़ें हैं। एक तो आपने खुद कहा कि अगर हर वाक़े पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जाना शुरू कर दिया, एक प्रेसिडेंट सेट हो गई, तो हर दूसरा जो वाक़या है वहाँ पे वो इस तरीके से किया जा सकता है कि जनाब वहाँ पे चूँकि वज़ीर-ए-आज़म गए थे और इधर भी वज़ीर-ए-आज़म आए। एक तो ये मामला है। दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म का स्केड्यूल भी आपको पता है कि ये नहीं है कि मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत बड़ा सान्य है, नो डाउट, कोई शक। 5वां दिन है, 5 रोज़ हो गए धरने को, लाशें रख के वो बैठे हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब को पहली फुर्सत में वहाँ पे पहुँचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत एक बड़ा एक अंदोनाक और सान्य है और एक कम्युनिटी की बात है। और वो खुद से कह रहे हैं, कोई बड़ा मुतालबा नहीं कर रहे। अगर देखा जाए, कोई उन्होंने जुलाव घराव नहीं किया, कोई पार्लियामेंट के बाहर नहीं आए, कोई इस तरह की बात नहीं की। और उनका मासूम एक छोटा सा एक मुतालबा है। और अगर मेरा ख्याल है ये मान लिया जाए, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है कि जिनके लगते जिगर गए हैं और जिनके साथ ज़्यादती हो रही है, तो मेरा ख्याल रियासत पाकिस्तान हुकूमत जो है उसकी ज़िम्मेदारी है। वज़ीर दाखिला गए, 2 वुज़रा गए, तो नो डाउट कि हुकूमत जो है कोई लीस्ट कंसर्न नहीं है। और जिस तरह उन्होंने बताया कि 2 दिन मरियम साहिबा कह रही हैं, बिलावल साहब कह रहे हैं कि इन लोगों को कोई फिक्र ही नहीं है, हुकूमत को कोई फिक्र नहीं है, ये इनके लिए तो चीजों की कीमतें जो है वो बढ़ना जो है वो ज्यादा जरूरी है। लाशों की सियासत, इनके लिए खून सस्ता हो गया। लाशों के ऊपर सियासत जो है ना पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये एक रवायत बन चुकी है, एक वतीरा बन चुका है। अब मुझे ये बताएं, इसी प्रोग्राम में आपको याद होगा 2-3 दिन पहले हमने ये कहा था, कैबिनेट के वाले से पूरी बात बताई कि 2 वुज़रा ने बात की, इजाज़ शाह साहब ने और फिर मामले खसूसी नदीम अफजल चाल ने और बाकी अक्सरियत ने भी कहा। वज़ीर-ए-आज़म ने एग्री किया और उन्होंने कहा बिल्कुल मैं जाऊंगा। कैजुअल शेड्यूल, मौसम की खराबी का भी आपको पता इशू आ गया, फिर सिक्योरिटी इशूज होते हैं, फिर बहुत सारी आप तदफीन कर दें, ऐसी रिपोर्ट आज आने के वाले से उनका नहीं था कि मैं नहीं आऊँगा। अब मरियम साहिबा और बिलावल साहब जब उन्होंने पॉइंट स्कोरिंग को लिए इस मामले को भी चुन लिया, आपको लगता है आप मुझे ये बताएं ना। देखें, फजल रहमान साहब ने इसके ऊपर पीडीएम ने कोई इसके ऊपर 1-2 रोज गुजरने के बावजूद भी नहीं की थी। जलसों में हाँ जी जाकर उन्होंने जरूर बात की है इस पर। अच्छा, देखिए जब ये वाकया हुआ, इस वाकये के 24 घंटे तक भी पीडीएम के किसी रहनुमा का
पीपल्स पार्टी का या पीएमएल का नहीं कोई रद्द-ए-अमल सख्त आया दोबारा मुझे बताएं बाबर साहब, अब ये वहां पे जाके ये सियासत करना कि चूंकि वजीर आजम नहीं पहुंचे, मरियम साहिबा जो है वो पहुंच गई हैं, बिलावल साहब पहुंच गए हैं, और इस चीज को आप देखें कि ये सारा जब से ये वाकया हुआ है, इस वाकये से मुल्क की कितनी बदनामी हो रही है पूरी दुनिया में। हुकूमत की बदनामी हो रही है, मुल्क की बदनामी हो रही है, इदारों के हवाले से एक लम्हा फिक्रिया है कि इतना बड़ा एक सानिया हो गया। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर पर आता हूं। अब देखिए फजल रहमान साहब का छोटा सा बयान, एक वन लाइनर, वो कह रहे हैं बदअमनी का, मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि ये बदअमनी की यानी पाकिस्तान के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर इस मामले को मैं डॉट की बात रहा, उनके बयान के अंदर एक बात छुपी, सब ये बदअमनी का नाम बदअमनी की मिसाल है। मैं मोदी का नहीं, हमारे तो इदारे क्या ऐसी चीजें, ऐसे बयान दे के ये किस चीज के एजेंडे को, किसके बयानियों को प्रमोट किया जा रहा है? वही इंडिया कहता है फिर बलूचिस्तान के अंदर शोरश है, बदअमनी है, पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम है। बाबर डोगर साहब, ये बड़ी तनकीद हो रही है हुकूमत की तरफ से या उनके सोशल मीडिया की तरफ से, तहरीक इंसाफ के, कि मरियम साहिबा मोदी का नाम क्यों नहीं लेते, या मौलाना फजलुर रहमान ने मोदी का नाम क्यों लिया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि इस तरह के वाकयात में भारत उधर नहीं आएंगे, उनका नाम नहीं लेते। एक चीज ये है। दूसरी बात यह है कि फिर अल्लाह ना करे सिंध में खुदा न खास्ता कोई वाकया होता है तो फिर सब ये कहेंगे, फिर हुकूमत की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से होगा जी देखें जी अब बिलावल नहीं पहुंच रहे जी, बिलावल क्यों नहीं जा रहे जी। फिर ये इस तरह के नून लीग के दौर में बहुत वाकयात हो चुके हैं। मुझे तो बच्चा याद है क्यों निकाला रैली में, जो नवाज शरीफ की गाड़ियों का काफिला था, उस गाड़ी के नीचे आकर वो बेचारा बच्चा उसका इंतकाल हो गया, तो उसके घर तक नहीं गए, वादा करके नहीं गए थे नवाज शरीफ साहब, और कैप्टन सफदर ने कहा कि जी वो तो शहीद है। मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले आपने बात की है मोदी की, मोदी के साथ इनके जो ताल्लुकात है वो किसी से ढके छुपे नहीं है। गुलभूषण यादव का नाम तो आज तक इन्होंने नहीं लिया, इनकी हुकूमत में एजेंसियों ने उसको अरेस्ट किया, इनकी पूरी कोशिश थी कि किस तरह से उसको इंडिया के हवाले कर दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर के मुंह पे एक दफ़ा उसका नाम नहीं आया। मरियम आज गई हैं कोयटा, आज कहती ना कि मोदी को कहती कि भारत जो है दहशतगर्दी के पीछे भारत है, उनके मुंह से ये बात नहीं आ रही, मौलाना फजलुर रहमान के मुंह से ये बात नहीं आ रही। आप लोग जो है वज़ीर आज़म को, अपने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को तो कह रही हैं, लेकिन जिसको सारी दुनिया कह रही कि दहशत गर्दी के पीछे मोदी है, भारत है, इंडिया है, वो उसका तो आपके मुंह से नाम ही नहीं लिया जा रहा, उसको तो आप कह नहीं रहे। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ना कि ये जो बात, ये जो मरियम आज कोयटे पहुंच गई हैं, मैं गया था लाला मूसा उसामा साहब, लाला मूसा में नन्ना 11 साल हामिद जो नवाज शरीफ साहब की BMW गाड़ी के नीचे आके जिसकी डेथ हुई थी, उस वक्त तो इन्होंने अपनी एम्बुलेंस भी रोकना गवारा नहीं की। गुजरावाला में जलसा था, इनको जाने की जल्दी थी, और ख्वाजा साहब लीग ने पहला शहीद जमहूरियत भी डिक्लेयर कर दिया। कैप्टन सफदर जो थे उन्होंने कहा जी ये हक की राह में ये पहली शहादत है। मरियम ट्वीट करके कह रही हैं कि अफसोस का इजहार कर रही हैं, और साथ कह रही हैं कि जनाब मैंने अपनी लोकल लीडरशिप से कह दिया है कि वो जाके इजहार तज़ियत करे। और समा साहब, ये खुद मुझे PMLN की तरफ से ये कंफर्मेशन हुई कि नवाज शरीफ गुजरांवाला में है, वो किसी भी वक्त लाला मूसा जा सकते हैं। अच्छा, मैं कवर करने के लिए लाहौर से लाला मूसा उनके घर पहुंच गया। उनकी पूरी फैमिली जो थी वहाँ पर थी, SP वहाँ पर, वहाँ के DPO वहाँ पर थे, पुलिस सारी वहाँ पर थी, पूरा रूट लगा हुआ था। हालांकि उसके नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे जी, लेकिन नवाज शरीफ नहीं आए। वो बच्चा जो इनकी अपनी गाड़ी के नीचे आगे हलाक हुआ था, उसकी ताज़ियत करने के लिए ये वादा करके, वो तो वादा भी किया था। मैं आपसे कह रहा हूँ कि रूट लगा हुआ था, सब ये कह रहे थे कि आ जाना, नहीं आए। चले अगले दिन, उससे अगले दिन, उससे अगले दिन जलसे में ऐलान किया था नवाज शरीफ ने, मेन लीडरशिप में कोई बंदा नहीं आया। मरियम को भी ये तौफीक नहीं हुई, जो उनके वालिद की कैवलकेड में जो बच्चे की डेथ हुई है वो खुद चली जाती है। चले उस वक्त हुक्मरानी थी ना, आज राना साहब जो है वो मरियम के पीछे खड़े हुए थे हजारा में, आज वो लाहौर से हजारा पहुंच गए। मैंने राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट पढ़ी, उस बच्चे की डेथ पे उन्होंने कहा जी कैवलकेड की किसी गाड़ी के नीचे नहीं वो आया, वो लॉ मिनिस्टर थे, वो तो किसी और गाड़ी के नीचे आके डेथ हो गई है। हालांकि उसकी वीडियो आ गई थी, मोबाइल फुटेजेस आ गई कि किस तरह से नवाज शरीफ की BMW जाती गाड़ी जो उनके जेर इस्तेमाल में है उसके नीचे आके वो हलाक हुआ। नहीं, वो सब छोटा सा गाड़ी लीडरशिप थी, किसी ने ये गवारा नहीं किया। पंजाब के अंदर GT रोड, जिसको ये अपना गढ़ कहते हैं,
वहां पर एक नून लीग की फैमिली, उनका एक बच्चा इनकी गाड़ी के नीचे आया, कोई ताजियत करने वहां पर नहीं गया, वजीर आला नहीं गया, लॉ मिनिस्टर नहीं गया, मरियम नहीं गई, नवाज शरीफ नहीं गए, कैप्टन सफदर नहीं गए, ख्वाजा साद रफीक नहीं गए। ये इनकी बेहिसी का आलम है। सही। अच्छा, आज ये किस मुंह से कह रही है प्राइम मिनिस्टर को कि जी आप वहां पर जाएं? मुझे तो एक बात बताइए, अच्छा, ठीक है, सामा साहब, जाना या ना जाना ये प्राइम मिनिस्टर की डिस्कशन है, लेकिन जा रहे हैं, वो तो पहले भी कह रहे हैं। लेकिन मुझे बताएं, आप दोनों मुझे बताएं एक मिनट चले, आप जब तक उनको सिक्योरिटी की क्लियरेंस नहीं होती, मजबूरी होती है, बात है कि उनका एक प्रोटोकॉल है, प्राइम मिनिस्टर का एक प्रोटोकॉल है। सिक्योरिटी और एजेंसीज की जब तक एजेंसी सिक्योरिटी की क्लियरेंस नहीं देंगी, प्राइम मिनिस्टर वहां पर नहीं जा सकते। अभी वो सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो सिक्योरिटी के क्लियरेंस दे दें, वो चले जाएंगे और वो उसको सरप्राइज रख रहे हैं। मुझे नहीं पता, हो सकता है आज रात को चले जाएं, कल वो लाहौर आ रहे हैं, लाहौर आने से पहले वहाँ पर चले जाएं, लाहौर आने के बाद वहाँ पर चले जाएं, मुझे नहीं पता किसके वो कब जाएंगे, क्योंकि ये इंतहाई कॉन्फिडेंशियल है, वो उसका किसी को वो डिस्कस नहीं किया जा सकता। मरियम, मुझे उन पर हैरानगी है कि मरियम आपको तो यहाँ पे बेतहाशा शहादतें हुई, यहाँ पर बेतहाशा फौजी जवान शहीद हुए इन लाइन ऑफ ड्यूटी, आप तो आज तक किसी के घर नहीं गए, लाहौर में भी यहाँ भी उन्होंने कहा कि मैं वालिद साहब के कहने पर जा रही हूँ कि जी मियां नवाज शरीफ ने मुझे हिदायत दी है। मियां नवाज शरीफ क्यों हिदायत आई? मेरा सवाल है कि हामिद जो आपकी गाड़ी के नीचे आके जिसकी डेथ हुई थी, उसके घर क्यों नहीं गए? ठीक, अच्छा, बार बार ऐलानात करने के बावजूद। पहली बात खरल साहब आप मुझे बताएं कि किस तरह फिर मरियम, अगर बिलावल ने जाना ही था इंसानी हमदर्दी के तहत, ठीक है, वो लीडर्स हैं, बड़ी पार्टीज के लीडर हैं और वो ताजियत के लिए गए हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, किस तरह जाते हैं कि ये आपको ये गिलाना होता कि जी या हुकूमत को गिलाना होता कि जी ये सियासत हो रही है? किसी को इतराज करने नहीं चाहिए और अच्छी बात है, जाना चाहिए, सॉलिडारिटी करनी चाहिए। तमाम से फातिहा पढ़ी जाती, जो लोग कोई बयान ना दिया जाता, क्या होता? से देखिए, मामला जाने का नहीं है उसामा साहब। एक तो भी डोगर साहब ने बात की कि BMW उनकी जाती इस्तेमाल, वो BMW वो थी जो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म ना होने के बावजूद जो उन्होंने मंगाई थी, कुछ IB के खाते में से और कुछ बाद में जो नैब ने बाद में पकड़ी, और सारी आपको डोगर साहब पता है, ये वही BMW थी जो कि यहाँ पे 94 अपर माल पे IB का जो प्रोविंशियल हेडक्वार्टर है, 94 जो अपर माल है, वहां पे उसने आके फुलिंग की, सरकारी खर्चे की गाड़ी थी, वो बच्चा जो यानी सरकार के पैसों से, सरकार का उसके घर था, सरकारी गाड़ी थी, IB के फंड से खरीदी गई थी, IB के दफ्तर में आके वॉश हुई, वहां पे वो उसका फ्यूलिंग हुई, जिसको बाद में नैब ने पकड़ा, जो फवाद और नवाज शरीफ ने मंगवाई थी, ये वो गाड़ी थी। यानी नवाज शरीफ नाम वज़ीर आज़म होते शिबली फराज साहब का बयान चल रहा है, मैं उसको शामिल कर लूं, कह रहे हैं कि जी ये बड़ा अंदोनाक वाकया है और जो भी इसमें मुलव्वस है, जितने भी दहशतगर्द हैं, उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाएगा, इस वाक़े पर सियासत ना की जाए और लवाहिकीन गम से निढाल हैं, उनकी कोई डिमांड नहीं आई, क्योंकि ये खबरें बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि जो उनके मुतालबात हैं, ये है वो है। मैं ट्विटर पे पढ़ रहा था एक हैंडल इस तरह की कैच लाइन कि वो मरियम नवाज साहबा गम से निढाल हो गई हैं जी, वो उनके आंसू निकल आए थे, वो तो दुख। चले, मैं हर बंदे को दुख, इस पे नहीं हम बात कर रहे, बात ये नहीं है, जो अपोजिशन है वो जाती है, अपोजिशन को जाना चाहिए, इमरान खान साहब को जाएंगे, जाना चाहिए, लेकिन ये अगर आप बात कहते हैं ना कि जो उसामा साहब आप कहते हैं किस तरह जाते, मामला ये कि सॉलिडारिटी उनके साथ हर पाकिस्तान का जो तमाम शोबा है ज़िंदगी के जो तल्लक रखने वाले लोग हैं, तमाम सियासी जमातें जो हैं, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है कि वो एक जुल्म हुआ है, एक अंतोनाक वाक़या है। और वही जो डोगर साहब ने बात की कि इसके ताने बाने क्या हैं, मोटिव बिहाइंड द इंसिडेंट, इसके बेनिफिशियरी कौन है, किसको इसका फ़ायदा हो रहा है। आज अगर इंडियन मीडिया के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब की हेडलाइन बना रहे हैं, उसके बाद आज जो मरियम साहिबा या बिलावल साहब जो उनकी जो स्टेटमेंट्स आएंगी, आपको मैं भी बता देता हूँ, आप इंडियन मीडिया दिखा लीजिए कल का अखबारात और आप वेब चैनल पर थोड़ी देर बाद बयान आ जाएंगे, वो एंगलिंग क्या करेंगे आपको पता है, वो ये शो करने की कोशिश करेंगे कि जनाब देखें पाकिस्तान के अंदर जो हम कहते थे, जो फॉरेन इन्वेस्टर को डराएंगे, फॉरेन मीडिया के लिए खबरें बनाएंगे, उनकी न्यूज़ एजेंसी जो आपके सामने जो ANI न्यूज़ एजेंसी है, EU जो लैब ने कहा कि ये उसका 750 में ये भी एक जालसाजी जाली खबरें, और उसमें टारगेट यही था, उसमें गिलगित बल्तिस्तान, सवात, इस तरह के एरिया और पाकिस्तान के हवाले से फैलाना और मायूसी फैलाना, ये साबित करना कि पाकिस्तान के अंदर अज़्म इस्तेहकाम है, खलफशार है, अलहदगी की तारीखें चल रही हैं, फिरका वारियत है, वहाँ पे जानो माल महफूज नहीं है। अच्छा सर, अब मामला ये है कि उसामा साहब, ये जो सारे लोग जाते हैं,
ये मेरा मसला ये है, वहाँ पे जाएं, इमरान खान को भी जाना चाहिए, लेकिन ये वो जो सारे मामलात है उसके पीछे जो हाथ है, जो इसमें मुलव्वस है, उसका नाम लेते हैं उनको क्यों शर्म आती है? क्योंकि अगर उनका नाम लेंगे तो इनकी हेडलाइन कैसे बनेगी? ताज़ियत के लिए लेटर भी आया था ना फिर मरीम साहबा की दादी के लिए, फिर वो मसाइल भी शायद आ जाए। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बात भी कही, उनका एक जुमला है कि जी ये तो यहाँ से इन्होंने पैसे कमाने हैं, इस हुकूमत ने ये चीज़ें महंगी कर करके इनके लिए दौलत ज़्यादा अहम है, रुपये ज़्यादा अहम है, जबकि इंसानी जान की इनके लिए कोई कदर कीमत नहीं है। अब ये जो खबर आ रही है, वो साफी हमारा जो कत्ल हो गया था जी, वो साफी हमारा अजीज मेमन जो कत्ल हुआ है सिंध के अंदर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उधर तो नहीं गए, जिसको मार दिया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आ गया, और ऐसे जो सारी कहानी आपको, कसूर उसका क्या था? उसने सिर्फ एक फुटेज उनकी बना के दी थी कि जनाब उन्होंने कहा था, लोग कह रहे थे कि जनाब हम बिलावल भुट्टो साहब की रैली जो है उसके अंदर पैसे हमें दिए गए थे लालच, और वो नहीं दिया गया। अब बिलावल साहब ने जो कहा ना, उसका जो अंजाम हुआ हर चीज महंगी उसके ऊपर बिलावल साहब ने तो नहीं मजम्मत की। अब बिलावल साहब ये कह रहे हैं घर तो नहीं गए, ठीक है, वो शहीद साफत नहीं है, वो है शहीद साफत जिसने सच के लिए अपनी जान दी। ठीक है, बिलावल साहब ने कहा है कि चीनी, गैस, हर चीज महंगी है, यहाँ जान सस्ती है इस दौरे हुकूमत में, यानी लोगों की जान ले लो, कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन अगर आप ये चीज़ें महंगी करते चले जाएं तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो कहते हैं कि जी जब तक रियासत आवाम का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करती, वो रियासत के हिलाने के लायक भी नहीं है। अब ये चीनी महंगी करने की जो बातें चल रही हैं उस पर भी ज़ाहिर है स्टेटमेंट आती है, अपोजिशन की भी आती है, तो बड़े यानी ये समझे कि दावे किए गए थे हुकूमत की तरफ से कि जी अब हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, हम उसमें बेहतरी लेकर आएंगे। तो अब चीनी की कीमतें कोई नीचे गई, 80 रुपये तक चली गई, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा हम देख रहे हैं कि चीनी कीमतें बढ़ गई हैं। ये एक टेस्ट केस बनाया गया था, मंगवाई गई बाहर से चीनी। तो बाबा डॉक्टर साहब ये फिर क्या वजह है कि हम देखते हैं कि एक दफ़ा चीनी कीमत कंट्रोल होती है, या आटा बाहर से मंगवाया जाता है, गंदम मंगवाई जाती है कि जी हालात कुछ कंट्रोल होंगे, लेकिन फिर उससे भी ज़्यादा ख़राब होने लग जाता है। उसामा साहब, आपके इस प्रोग्राम में मैं ये खबर ब्रेक कर रहा हूँ कि अगले 3 से 4 हफ्तों में चीनी की कीमत 120 से ऊपर जाएगी, 120 रुपये से ऊपर जाएगी 3 से 4 हफ्तों में। 3 से 4 हफ्तों में तो हुकूमत को एक्शन ले रही होगी। एक बात सुन लें, हुकूमत क्या एक्शन लेना है? हुकूमत ने कल इमरान खान साहब आ रहे हैं, उनको चीनी पे ब्रीफिंग दी जा रही है और सारे इशूज़ पे ब्रीफिंग दी जा रही है। अब देखें वो क्या ऑर्डर करते हैं, साथ साथ उनके कार्टेल माफिया भी बैठा होगा जो कीमतें बढ़ा रहा है। अब चीनी जो इनकी जो एसोसिएशन है, शुगर मिल्स एसोसिएशन जो है ऑनर्स की, मालकान की, उन्होंने ये फैसला किया है कि इस क्रशिंग सीज़न में गन्ना जो है उसको 200 रुपये मन से ऊपर नहीं खरीदना। सरकारी रेट है 310 रुपये मन। अब 270-80 पे बिक रहा था आज से हफ्ता पहले। आज उन्हें डिसाइड कर दिया कि जनाब आज हमने 200 रुपये मन से ऊपर नहीं खरीदना। मिलता है मिले, नहीं मिलता ना मिले। किसान बेचारा जो है उसके पास क्या ऑप्शन है? वो मेरा ख्याल है कि वो गन्ना जो है उसे गुड़ बना लेगा, शक्कर बना लेगा, लेकिन 200 रुपये इतना बड़ा नुकसान तो नहीं खाएगा। इतने में तो उसके अपने अखराजात ही पूरे नहीं होते। अगर 100 रुपया मन, 110 रुपये मन कम बेचना शुरू कर दे। जब किसान गन्ना नहीं बेचेगा तो ये जो स्टॉक पड़े हुए हैं पहले से चीनी के, जो उन्होंने स्टॉक रखे हुए हैं, तो वो क्रशिंग लेट हो जाएगी। क्रशिंग लेट होगी तो जो स्टॉक पड़े हुए हैं उससे चीनी आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो वो सप्लाई स्लो हो जाएगी। जब स्लो होगी तो आपकी चीनी जो है आप 3 हफ्ते इंतज़ार कर लीजिएगा, ये 120 रुपये में मिल गई तो मुझे पकड़ लीजिएगा। डिमांड सप्लाई का इशू आ जाएगा ना, कि यानी सप्लाई यानी डिमांड ज्यादा होगी, ये उन्होंने एका कर लिया, उन्होंने एका कर लिया, मिल मालकान ने, कार्टेल ने, माफिया ने एका कर लिया कि हमने गन्ना 200 रुपये मन से कम ज़्यादा नहीं खरीदना। और उसके पीछे साजिश ये है कि गन्ना नहीं खरीदेंगे तो किसान जाए भाड़ में, जो मर्जी करता रहे अपने गन्ने का। हमारे पास जो स्टॉक है वो जब स्लो करके बेचेंगे तो चीनी 125 रुपये 120-25 रुपये किलो आराम से चली जाएगी। तो अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं। जी जी, अब मैं आज एक जगह बैठा हुआ था, वहाँ पर ये कुछ फैक्ट्स मेरे सामने आए। आपको अंदाज़ा है कि जहांगीर तरीन साहब ने इस सीज़न में सिर्फ चीनी से कितना पैसा कमाया? नहीं, कोई अंदाजा नहीं सर। करोड़ जो एक एस्टीमेट मुझे दिया गया साहब, सिर्फ एक शुगर मिल मालिक ने 32 अरब रुपया कमाया चीनी की कीमतें बढ़ने से। 32 अरब रुपया? 32 अरब एक मालिक की, ऑनर की बात, एक मालिक की मैं बात कर रहा हूँ।
वो 100 अरब से ज्यादा जो अलावा है कई इसके। फैक्ट्रियां, कई मिलें और लग जाती हैं। ये आप कितने सालों की बात कर रहे हैं? अरब रुपया सिर्फ इस सीजन में चीनी की कीमत 35 रुपए से 40 रुपए जो बढ़ी है पर केजी, इससे एक बंदे ने इतना पैसा कमा लिया। वैसे तो 100 अरब से ज्यादा वॉल्यूम है, ये जो सारा डिफरेंशियल कुल 100 अरब वो से तो ज्यादा कमीशन की रिपोर्ट और सारा उसमें भी आया। तो अब आप जो आपने खबर जो ब्रेक की बाबर डोगर साहब कि अगर ये 120 तक जा रही है 3 से 4 हफ्तों में, तो हुकूमत के पास वक्त है। 90 रुपए तो आज चली गई है, 90 रुपए तो आज क्रॉस कर गई है। लाहौर में 90 रुपए की तो कहीं मिल नहीं रही। हुकूमत इंपोर्ट कर ले खरल साहब। अच्छा, एक और चीज़ है, शुगर डीलर कह रहे हैं, अच्छा शुगर डीलर कह रहे हैं कि जी अगर मिलर्स की जानिब से किसी को भी चीनी की फरोख्त शनाख्ती कार्ड की कॉपी और रकम बैंक के जरिए ट्रांसफर करने को यकीनी बनाए अगर, तो फिर इससे कंट्रोल हो सकती है। अच्छा, मैं आपको जो भी बंदे को दे रही है, देखें कल इमरान खान लाहौर आ रहे हैं, बैंक के थ्रू पैसे आए। देखें कल इमरान खान लाहौर आ रहे हैं, उनको इस इशू पे चीफ सेक्रेटरी पंजाब ब्रीफिंग दे रहे हैं, सेक्रेटरी फूड ब्रीफिंग दे रहे हैं इस पूरे इशू पे, चीनी वाले इशू पे। चलें फिर तो कुछ वो बड़ा क्लियरली उनको बता देंगे कि अगले 3-4 हफ्ते में क्या होने जा रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि इमरान खान साहब जो उनके इर्द गिर्द जो माफिया ने वो पूरा जाला बना हुआ ना, वो मैंने ब्रीफिंग भी पढ़ ली है, वो बड़ी क्लियर ब्रीफिंग है कि जनाब अगर आपने कंट्रोल ना किया, अगर आपने इकदाम बर वक्त ना किए, तो अगर इस माफिया को कंट्रोल ना किया, तो चीनी अगले 2-3 हफ्ते में कंट्रोल ये भला क्यों कर रहे हैं? तो वज़ीर आज़म एक अच्छी खबर लोगों से शेयर करते हैं, बरामदात बढ़ गई हैं। मैं आपको बता रहा हूँ सामा साहब, ये सारी प्रेजेंटेशन क्यों बनाई गई है? वो क्यों बनाई गई है? ताकि गन्ने का रेट जो है 200 से ऊपर मिल वाले ना जो नहीं कर रहे ना, इमरान खान साहब उस पर कन्विंस हो जाए, उनको इतना ज्यादा डरा दिया जाए कि वो कहेंगे ठीक है जी 310 वाली जो बात है वो खत्म, क्योंकि चीनी 120 रुपए अगर हो जाएगी तो किसान जाए बाढ़ में, कार्डलाइजेशन जो है क्योंकि चीनी महंगी हो जाएगी, लोग शोर मचाएंगे। किसान गन्ना 200 रुपए मन नहीं बेच सकता, नुकसान में नहीं बेच सकता, इस चीज को ज़हन में रखें। मुझे ये बताएं, वो गुड़ बना लेगा, वो शक्कर बना लेगा, वो कैसे? किसान आप कह रहे हैं गन्ना नहीं बेचेगा, मुझे भी पता है, लेकिन एकदम से लोग डोगर साहब इस तरह नहीं होता। लोगों ने तो बेलने भी बेच दिए, लोगों ने वो सिस्टम उसका खत्म कर दिया, कोलैप्स कर दिया, सारी चीजें बड़े पैमाने पर नए सिरे से। डॉक्टर साहब इतने ज्यादा सैकड़ों एकड़ रकबे पे फैला हुआ है के बाद लोग पहले गन्ना गुड़ बनाते थे, गुड़ अलग चीनी से महंगा है। अभी तो ये सूरत हाल थी कि गुड़ महंगा है, चीनी का गुड़ आप देखा है मार्केट में, चीनी का गुड़ आपको फील होता था, गुड़ नहीं होता था। चीनी को गुड़ बना बना के क्राइसिस पैदा किया गया ताकि कीमतें महंगी हो, क्योंकि इधर से ज्यादा पैसा बन रहा था। अब मामला ये है डॉक्टर साहब, ये सारी प्रेजेंटेशन क्यों बनाई गई? जो आपने कहा, जिस तरह कायरत का खोटे सिक्के हैं मेरे जेबों में, ठीक है। अब इमरान खान साहब के दाएं बाएं जो कार्डलाइजेशन है, जो प्रेजेंटेशन बना रहा है, जो माफिया हर जगह पे बैठा है, वो किसान की बात करेगा, वो उस कार्डलाइजेशन का। वैसे मैंने वो ब्रीफिंग पढ़ी है, यहाँ पे कंसर्न है। वो बेचारे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोग हैं, वो बहुत नीचे लेवल पे हैं, वो टॉप स्लॉट चाह रहे हैं कि इसका टॉप स्लॉट वाले नहीं है, निकलना चाहिए। लेकिन फैसला इमरान खान साहब ने, फैसला इमरान खान साहब जब आपको कहेंगे ये आ गए और ये जनाब खाई है, और इमरान खान साहब कप्तान के एक और खिलाड़ी उनका साथ छोड़ गए हैं, तंग आके उन्होंने टीम से ही बाहर जाने का फैसला कर लिया, उनकी भी हम बात करेंगे। और साथ अमेरिका में जो हंगामे हुए हैं, हलाकतें हुई हैं, और ऐसा कभी अमेरिका की तारीख में नहीं हुआ कि वहां की जो पार्लियामेंट है यानी कांग्रेस है, उस पर धावा बोला गया हो। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। कोई सोच भी नहीं सकता था कि अमेरिका में भी ऐसे मनाजिर होंगे कि वहाँ पर असलहा निकालना पड़ेगा, हलाकतें होंगी और हमला होगा कैपिटल हिल में, जो सबसे ज़्यादा हसास मकामात हैं अमेरिकी पार्लियामेंट जिसको कहा जाता है, कांग्रेस, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ पर हमला होगा, हलाकतें हो गई और कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। और वजह यह थी कि ट्रंप हामियों ने धावा बोल दिया बिल्डिंग पर, इस वजह से कि जी जो बाइडेन को सदर नहीं बनने देना। और पहले ट्रंप ने खुद तकरीर की थी कि उनका खिताब कुछ लोगों से था कि जिसमें उन्होंने इस तरह का इशारा दिया कि बड़ी ज़्यादती हुई है और इलेक्शन जो है वो रिग्ड थे और दोबारा वोटिंग होनी चाहिए या हमें गलत तरीके से हराया गया। तो वो मुझे क्यों निकाला वाली बात ट्रंप ने भी की और उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट पर भी हमला करवा दिया। अब इस पर जो बाइडेन कह रहे हैं कि ट्रंप के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा तक चलना चाहिए। बाबर डोगर साहब, ये कभी अमेरिका की तारीख में ये नहीं हुआ
कि इस तरह से लोग आए हों और असलहे के साथ आए हों। पुलिस ने कब्जे में लिया है असलहा भी, गोला बारूद भी, 14 पुलिस एहलकार उसमें ज़ख्मी भी हुए हैं, कई गिरफ्तारियां हुई हैं, कर्फ्यू तक लगाना पड़ गया है। ये हालात ऐसे लग रहा है कि शायद आने वाले दिनों में भी कंट्रोल में नहीं रहे। अभी तो ट्रंप ने जब छोड़ना है उसके सदारत को, तो उसके बाद भी वो लोगों को इकट्ठा करके इस तरह के तो मामला होते रहेंगे। उसामा साहब, ये बिल्कुल ये वही चीज़ है कि मुझे क्यों निकाला। ट्रम्प ने वहाँ पर जहाँ जहाँ भी उन्होंने कोर्ट्स में गए हैं, पब्लिक में गए हैं, लेकिन कोई एक सिंगल एविडेंस पेश नहीं कर सके किसी कोर्ट में, सेनेट में, कहीं भी कि जनाब ये सारे इलेक्शन रिग्ड थे या इन इलेक्शन में रिगिंग हुई है। कोई एक सिंगल सबूत नहीं दे सके। इवन सेनेट का जो इजलास हुआ है उसमें भी ये कोई एविडेंस नहीं दे सके। कोर्ट में इनके खिलाफ फैसले इसलिए आए कि वहाँ पर इनके पास एविडेंस कोई नहीं था, लेकिन वो बज़िद हैं। वो ये सिर्फ इस जिद पे अड़े हुए हैं कि जनाब मैं इस इलेक्शन को नहीं मानता, ये जो इलेक्शन है ये रिग था। अब आप मुझे बताएं, कल जॉर्जिया में 2 इलेक्शन हुए हैं, उसमें दोनों इलेक्शन ये दोनों सीटें ये हार गए हैं। उसके बाद सेनेट में अब जो है वहाँ पर भी ये अपनी मेजोरिटी खो बैठे हैं। बाइडन के पास 306 सेनेटर्स हैं, इनके पास 232 की सपोर्ट है। सेनेट ने कल बड़ी मेजोरिटी के साथ बाइडन को जो है प्रेसिडेंट मान ली है, नामजद कर दी है। कल इन्होंने जो है ट्रम्प जो है, इन्होंने एक साजिश के तहत पूरे अमेरिका से लोगों को इकट्ठा किया, एक रैली निकाली, रैली में लोगों को उकसाया, खुद उनसे कहा कि या कि ये टैग करें और उन सेनेट में बाइडन को सदारती कैंडिडेट बनने से रोकें। प्रेसिडेंट के जो उनको जो सेनेट ने जो मेजोरिटी वोट के साथ उनको नामजद करना था उसको रोका जाए। उनके उकसाने पे, उनके कहने पे ये अटैक हुआ। उस अटैक के नतीजे में 4 लोग जो हैं उनकी डेथ भी हुई, असला भी था, फायरिंग भी हुई, प्लास्टिक बम भी इसमें यूज़ हुए। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ पर फ़ौज को बुलाना पड़ गया, वहाँ पर कर्फ्यू लगाना पड़ गया। इवन जो डेमोक्रेट सेनेटर्स हैं जैसे चक शुमर हैं, मिच मैकनल हैं, इन्होंने वाज़े तौर पर कहा, ये डेमोक्रेट्स हैं, ये ट्रम्प के सपोर्टर्स हैं, इन्होंने कल सेनेट में ये कहा कि जनाब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ट्रम्प जो कर रहा है ये ना सिर्फ ये कि अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है, बल्कि ये उनकी अपनी पार्टी जो है उसके इंटरेस्ट में भी नहीं है, डेमोक्रेट्स के इंटरेस्ट में भी नहीं है। जो रास्ता ट्रम्प अपना रहा है अल्टीमेटली उनके लिए ये मुश्किलात पैदा होंगी। यहाँ तक कि उनके जो वाइस प्रेसिडेंट थे माइक पेंस, उन्होंने भी इस चीज़ को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। उनका ये कहना था कि ना मेरा ये काम नहीं है कि वोट कम या ज़्यादा क्यों पड़े, मैंने आइन के साथ और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ा होना है। तो ये जो आप बात करें ना कि ट्रम्प आगे मजीद क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली स्लोली ट्रम्प आइसोलेट हो रहे हैं, तन्हा हो रहे हैं। और कल वाला जो वाक़या हुआ इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि उनकी पार्टी के सेनेटर्स या उनकी पार्टी के जो अहदेदार है वो उनके साथ खड़े होंगे। मैंने अभी आपको चक शुमर का नाम, मिच मैकनल, माइक पेंस का नाम दिया है, ये खुद इनके खिलाफ खड़े हो गए। एक तो एंगल उन्होंने तस्वीर का रुख पेश किया, अब मैं दूसरा रुख पेश करता हूँ। और जो सफ़े मातम बिछी हुई है भारत के अंदर, अब अंदाजा लगा लें कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से सारे सिनेरियो में उसको भारत कैसे आ वैसे भारत मोदी कैसे, सुन तो ले, तिरंगा भी वहां पर लहरा रहा है। अब मोदी जो है उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी और जिस तरह इलेक्शन के अंदर पूरी उन्होंने लॉबी और इन्वेस्टमेंट और सारी जो झोंक दी है सारे मामलात, उनको कितनी तकलीफ हो रही है। यानी मोदी के आरएसएस के जो फसादी हैं वो भी ट्रंप के वहां पे इत्यादी बने हुए थे। आप जो तिरंगे की बात कर रहे हैं, अब अंदाजा लगा ले चीखें कैसे निकल रही हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप की डूबती हुई कश्ती याद आ गया, भारत सहारा देने के लिए मोदी का अरबों रुपया लगा था, वो जो हाउडी मोदी और वो सारा जलसा हुआ था वहां पर अमेरिका में, कि किस तरह वहां पे सफे मातम बिछी है, उनकी किस तरह इन्वेस्टमेंट में पानी फिर गया है। और आरएसएस के जो फसादी थे वो कहां किस तरह वहां पे इत्यादी बने हुए थे, किस तरह वो पेश थे। और नया उन्होंने वहां पे अंकल साहब के देश में जो पंगा कर रहे हैं, अब जो हंगामों में जो सारा आपने देखा उसमें भारतीय शहरी आपको पेश नजर आए, तिरंगा वहां पे नजर आ रहा था। जी तिरंगा आप देखें, ये वीडियोस देख लें। जी नजर आ रहा है, हम दिखा भी रहे हैं। और फिर उसके साथ अब ये जो कैपिटल हिल के अंदर जो हंगामा हो रहा है, वो हंगामा उसमें यानी आरएसएस के गुंडे भारत से निकलकर वो अमेरिका तक फैल गए और मोदी की इंतहा पसंदिया और वो उसकी डोनाल्ड ट्रंप की इंतहा पसंदाना सोच देखे ना। वही मैं बार बार कहता हूं, मैन इज नॉन बाय द कंपनी कीप्स।
जी। कि दोनों चूंकि इंतहा पसंदाना सोच के हामिल है और वहां पे इस तरह बड़ी आपने हम बात की कि व्हाइट सुपरमेसी जिसको कहते हैं ना, स्याह फार्म के से बेहतर है जी सफेद फार्म, और इसी तरह मोदी यहाँ पे कहता है ट्रम्प के एग्जैक्टली। हाँ जी, दोनों की माइंडसेट एक है, दोनों का माइंडसेट है, और इसलिए भारतीय वहां पे अब इलेक्शन जो निज़ाम जो मामलात है उसमें तब्दीली जो नतायज के हवाले से अब पहली दफ़ा अमरीकी तारीख में हुआ है कि जो सदर है, जिस तरह ये सारा मामला हुआ और सदर से बाकायदा आलमोस्ट इख्तियार उन्होंने, डॉक्टर साहब जिस तरह मैं अगर गलत नहीं हूँ तो डोनाल्ड ट्रंप की जगह पे नायब जो सदर है उसको आलमोस्ट इख्तियार दे दिए गए, इफ आई नॉट रॉन्ग। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मामला ये खबरें आ रही हैं कि शायद इनको वक्त से पहले कहा जाए निकाल, ये करार दिया है जो बाइडेन जो उनके से इल्जाम हुआ है, और यही मोदी की सोच है। वो सुप्रीम कोर्ट उसकी जो है वहां पे पपट बनी हुई है। आपको पता है वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट जो अमेरिकी है वहां पे भी अपनी को खातून जज लगाई थी। जी वो बड़ा शोर मचा था। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी एहतजाज हुआ, ट्रंप के हक में वहां भी एहतजाज। अब देखें इनके अगर डॉट मिलाए ना तो दोनों की एक ही सोच है और दोनों एक दूसरे के साथी हैं। यानी वो जो गुंडा है यहाँ पे जो वहां यहाँ पे भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं की जो अक्सरियत है उसको गालब रखना चाहता है मिनॉरिटीज के साथ, इस तरह वहां पे वो स्याह फामों के साथ जो सलूक कर रहा है। तो बेसिकली दोनों इंतहा पसंदाना सोच के अमल है और दोनों आपस के अंदर इकट्ठे हैं। मैं समझता हूं कि ये जो मामला हुआ है पाकिस्तान को इस हवाले से अगर देखा जाए सारे सिनेरियो के अंदर तो बहुत बेनिफिट हुआ है। अच्छा, ताकि अब ये कोई ये नहीं कह सकता इंडिया, पहले ये मुबम थी बात कि अगर जीत जाता दूसरा ये हार जाता, अब ये एक्सपोज हो चुका है क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट डूब रही थी। आखिरी कहते हैं ना मतलब हद तक जाना और आखिरी वक्त तक अपनी एफर्ट करना। आप सही कह रहे हैं। भारत जो है जो उसको ये पता है कि खित्ते के अंदर जिस तरह मोदी और डोनाल्ड ट्रंप का आपस में जो ये गठजोड़ था, उनको ये था कि किसी तरीके से भी ये जो अब ये तो ये रहे, ये प्रिवेल करें। अमेरिका के भी अपने मफादात हैं, वरना जो बाइडेन हो या उनकी अब जो अब अमेरिका के मफादात कमाला हैरिस वो भारत के खिलाफ मकबूजा कश्मीर के हक में बड़ी दफा स्टेटमेंट दे चुके हैं। अब अमेरिका को भी, इदारों को भी ये होश के नाखल लेने चाहिए। अच्छा, कि ये डोनाल्ड ट्रंप की जो इंतहा पसंद सोच है और मोदी की, उसके बाद इस मामले से, इस रिएक्शन से मेरा ख्याल है पाक अमेरिका रिलेशन जो है वो मजीद बेहतर हो सकते हैं। और भारत के हवाले से जो नई ब्रेक से पहले बाबर डोगर साहब वो भारत को उस तरीके से नहीं डील करेगी। आप क्या देख रहे हैं कि जिस तरह मुझे क्यों निकाला वाला आपने कहा कि जी बिल्कुल वही सीन है, तो मियां नवाज शरीफ तो आज तक वही काम कर रहे हैं कि इदारों पर चढ़ाई, उनके खिलाफ बात करना, तो ट्रंप भी अब ये जारी रखेंगे तो अमेरिका में अदम इस्तेहकाम तो रहेगा। क्योंकि व्हाइट सुप्रीमिस्ट जो खुद को समझते हैं कि वो बेहतर हैं, वो बेहतर रेस हैं, बेहतर नस्ल हैं, सफ़ेद फार्म, फिर वहाँ पर असला लाइसेंस वाला मामला हो, वहाँ पर स्याह फार्मों की हलाकत का मामला हो, तो ट्रंप ने हमेशा सफ़ेद फार्मों का, राइटिस्ट का, उनका साथ दिया। तो वो चूंकि इंतहा पसंद है, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं ट्रंप की। तो ट्रंप तो इस तरह के बार बार वहां पर भी जल्द से यूज कर सकते हैं, मुझे क्यों निकाला, वो भी ये कह सकते हैं कि जनाब ये क्या हुआ, ये फलां लोग थे, जिस तरह नवाज शरीफ साहब कहते हैं उन्होंने इंजाम होगा, वालों का इंजाम वो भी एक बात जारी मैं थोड़ा सा इस पे सिमिलर अंजाम जो नवाज शरीफ का और उसका एक इंजाम है। यहाँ पर पार्टीज को फैमिलीज ने हाईजैक किया हुआ है। मगर PMLN नाम ही इसे सजेस्ट करता है कि जी नवाज शरीफ जो है उसके हेड हैं, उसके कर्ता धर्ता हैं, वो कहते हैं ये मेरी पार्टी है, मैं इसका ये घर की लौंडी है पार्टी जो है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जो पार्टीज़ हैं वो किसी की लौंडियाँ नहीं हैं। अमेरिका में अभी से जो हैं प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो नहीं ट्रंप जो है, उनकी जो पार्टी है, उन्होंने, मैंने अभी आपसे कहा कि उन्होंने ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ट्रंप से डिसएसोसिएट अलग करना शुरू कर दिया। सदर वो ये देख रही है, मैंने माइक पेंस जो है वो देख लें, वो उनसे अलग हो गए हैं। ये चाहते हैं कि माइक पेंस जो है वो इनकी डायरेक्शन पर अमल करें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आइन के तहत काम करूंगा। ये उन्होंने माइक पेंस ने बड़ा क्लियरली बता दिया। इसके साथ साथ जो उनके सेनेटर्स हैं वो भी अब इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी है कि देखें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है दोनों हवाले से। एक तो ये कि स्टेट भी वो ज़्यादा जीत गए, 70 लाख वोट भी उनको ज़्यादा मिले, तो इसमें हमारे पास कोई एविडेंस, या तो ट्रंप कोई एविडेंस लेके आए,
एविडेंस है कोई नहीं है, कोर्ट्स में उनके खिलाफ फैसले आ गए। अगले आप आने वाले दिनों में देखिएगा कि ट्रंप जो है वो कमजोर होते जाएंगे, लेकिन पार्टी अपने आप को उनसे अलहदा करती जाएगी। जब तक पार्टी साथ नहीं खड़ी होगी, अभी तो वो प्रेसिडेंट है सर, वो तो अभी की तारीख तक वो प्रेसिडेंट है। कई लोग आप देखिए गिलगित बल्तिस्तान से सारी नून लीग छोड़कर चली गई नवाज शरीफ को, तो इस तरह तो यहाँ भी हुआ है। ट्रंप वहां पर रिपब्लिकन के हेड नहीं है, ट्रंप उस पार्टी के मालिक नहीं है, पार्टी उनकी लॉन्डी नहीं है, वहाँ के सेनेटर्स इंडिपेंडेंट हैं, वो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो वहाँ पर यहाँ का सिस्टम नहीं लागू होता। ये नहीं हो सकता कि ट्रंप नून जरूर यहाँ तस्वर किया जा सकता था कि नवाज शरीफ साहब सदर या वजीर आज़म होते या जरदारी सदर वजीर आज़म होते और उनकी पार्टी की, उनकी हुकूमत की जो पार्टी है वो सेंटर या वो एमएन उनके बारे में इस तरह की इख्तिलाफे रह करते, कहाँ रह सकता है? मैंने वहाँ पे दरबारी नहीं है, सब वो लोग इस तरह नहीं करते। माइक पोम्पियो जो इनके फॉरेन मिनिस्टर थे, बात भी तो है, उन्होंने की तारीख में इस तरह का हंगामा नहीं हुआ कि उनकी पार्लियामेंट पर हमला हो गया, शर्मिंदा है, कांग्रेस पर हमला हो गया, अपनी पार्टी का माइक पोम्पियो के खिलाफ बोल रहे हैं। सर बोल रहे हैं, मगर यहाँ तक कौन लाया? यहाँ तक उनके साथ बोल रहे हैं, हंगामे हो गए, खिलाफ बोल रहे हैं, वो ट्रंप ही लाया और कौन लाया? उनकी अपनी पार्टी उनसे अलहदा हो रही है। कल वाले इंसिडेंट को कोई अप्रूव नहीं कर रहा, उनकी अपनी पार्टी अप्रूव नहीं कर रही, मगर वहाँ एक तादाद है लोगों की जो ट्रंप के साथ। उसामा साहब बहुत कम हो रही है, वो कम हो जाएगी, इसलिए कि जो अमेरिका के गुमान में भी नहीं था सिक्योरिटी होती, वहाँ सिक्योरिटी होती, वहाँ की इंटेलिजेंस बड़ी तेज है, लेकिन वो सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह कैपिटल हिल के अंदर, वही मैं कह रहा हूं, 5 तकरीबन किलोमीटर का इलाका है जहाँ सास्तिनिंग एक मुअज़्ज़म मुआशरा, वहाँ कांग्रेस पर हमला हो जाएगा। और सिविलाइज सिटीजन वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हमारा प्रेसिडेंट इस तरह प्रोवोक करके लोगों को निकलवाएगा, उबारेगा, उकसाएगा, और साथ मोदी के गुंडे, आरएसएस के लोग, बाहर के लोगों को उकसा के लाएगा, और इस तरह 4 बंदे हलाक हुए, धावा बोला गया, फायरिंग हुई। तो मैं समझता हूँ इस वजह से अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वहां पे मुझे क्यों निकाला का राग अगर अलापेगा भी ना, तो मेरा ख्याल उसका अंजाम नवाज शरीफ साहब भी बेहतर होगा, क्योंकि वहां पे जो उसने किया है, जो लोगों को उसने जो जज्बात से जिस तरह यहाँ खेल रहे हैं, अभी भी मरियम साहब आवाज आ रही हैं, नवाज शरीफ साहब वहां बैठे वो स्पार्क कर रहे हैं, इदारों के ऊपर हमले कर रहे हैं, वही काम डोनाल्ड ट्रंप ने भी वही किया, लेकिन इदारों के ऊपर हमले किए उसने। उनके खिलाफ यानी माली बेज़ाब्तियों के भी और टैक्स एविजन के भी, वो चूंकि सदर थे, कहते हैं मामला कई दबे हुए थे, और इस तरह अब नए जो सदर बन रहे हैं जो बाइडेन, वो कह रहे हैं गद्दारी का मुर्तकिब हुआ है ट्रंप, तो वो गद्दारी का मुकदमा, अब सारी सिमिलरिटी देख ले, वही चीज है यहाँ की लीडरशिप के ऊपर इल्जाम है, वही उनके ऊपर, लेकिन वो लंदन नहीं जाएंगे। अमेरिका में कंट्रोल उसी के पास होता है जो प्रेसिडेंट होता है। जो बाइडेन जब प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो चीजें बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। ब्रेक लेते हैं, चीजें चेंज हो रही हैं। और ताबिश गौहर साहब जो मुशीर तवानाई थे, उन्होंने कप्तान का साथ छोड़ दिया है, मुस्ताफ़ी हो गए हैं, क्यों, क्या वजह हुई है, ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। अब खबर ये आई है कि वज़ीर-ए-आज़म की टीम के एक खिलाड़ी ताबिश गौहर साहब जो मुआविन ख़ुसूसी थे बराए तवानाई, वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाया, और ये भी कहा जा रहा है कि 2 दिन पहले व्हाट्सएप पर ये भिजवाया गया है इस्तीफ़ा, और इसे मंजूर भी कर लिया गया है। अब असद खरल साहब, ये इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि जी बहुत से लोग हैं जो भी सीख रहे हैं, अभी भी काम बेहतर होने की तवक्को है, कई तब्दीलियाँ भी की गई, आपने देखा इसी तरह से तानिया द्रौस आई थी, वो भी छोड़कर चली गई, इसी तरह मुशीर सेहत थे, जब ये वबा का दौरा आया वो भी छोड़कर चले गए, तो ये लोग आते जाते रहते हैं, क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता? आपको मुबारक हो उसामा साहब और पूरी कौम को भी, अच्छा, कि फिर माफिया जीत गया और इमरान खान साहब के खामोश खिलाड़ी जो खामोशी से आए और खामोशी से ही चलते बने। आपको पता है उनको क्यों निकाला गया? सर कोई आपस की चपकलिश वगैरह थी, कोई बन नहीं रही थी, कोई गुजरात से या कुछ? उनको नहीं पता था कि माफिया आज भी इतनी ताकतवर है, वो गलत फहमी का शिकार हो गए थे जिस तरह बहुत सारे लोग हो जाते हैं। उन्होंने ये समझा था कि उमर अयूब या नदीम बाबर को, आपको पता है उनसे पोर्टफोलियो जब वापस लिया गया, किस वजह से लिया गया था? इस तरह के इल्ज़ाम आ रहे थे, खबरें आ रही थी कि जनाब चूँकि इनकी अपनी IPPs हैं, इनके स्टेक्स हैं, तो इसलिए तो लिहाजा उनको कुछ जो उनसे जो तवानाई के हवाले से कुछ चीज़ें इनको दे दी गई।
अच्छा, फिर उसके बाद अब्दुर्रज़ाक दाऊद साहब के ऊपर भी जब इल्ज़ाम आते थे तो उसके बावजूद अभी भी वो चल रहे हैं काम। अब इन्होंने गुस्ताखी क्या की, इनका कसूर क्या था? ये कहते थे कि जो IPPs को आपने जायद जो अदायगियाँ की हैं वो वापस होनी चाहिए, क्योंकि कौम का जो पैसा लूटा गया है। IPPs मान नहीं रहे, उनको 500 अरब की आपने ऑफर करवाई हुकूमत ने, वो कह रहे हैं हम नहीं मानते। वो तो 1000 अरब रुपया, आप 1500 रुपया। शुगर रिपोर्ट आ गई मंजरे आम पे, गंदम रिपोर्ट आ गई मंजरे आम पे, IPPs रिपोर्ट किसने बनाई? IPPs की कमीशन और कमेटी, मोहम्मद अली जिसके SCCP के साबिक जो सरबराह थे, जिनको नवाज शरीफ साहब ने निकाला था, सिर्फ किस वजह से? उन्होंने भी गलती कर दी थी। जब SCCP के चेयरमैन थे तो उन्होंने IPPs की चोरियां पकड़ी थी, क्योंकि IPPs के अंदर सिर्फ ऑडिट में SCCP जा सकता है, ऑडिटर जनरल जो है वो नहीं जा सकता, और कोई फर्म प्राइवेट नहीं जा सकते। उन्होंने कहा चोरियां कर रहे हैं आप, ओवर इनवाइसिंग, अंडर इनवाइसिंग कर रहे हैं। उसके खिलाफ IPPs का ये माफिया ये चला गया कोर्ट में, इन्होंने ले लिया स्टे, उसको रोक दिया। उसके बाद ख्वाजा आसफ, मैं उसको इस पर सलाम करता हूँ। ख्वाजा आसफ चूँकि उन्होंने एक लेटर लिखा, अमली जो अच्छी बात है वो अच्छी कर, मियाँ मंशा की भी उसमें आई। ख्वाजा आसफ ने बतौर मिनिस्टर वाटर एंड पावर एक लेटर लिखा जो जफ़र इजाज़ी को, जो उस वक्त SCCP के चेयरमैन थे, कि आप ये जो SCCP के चेयरमैन के तौर पर इससे प्रेडिसेसर आपने चोरियां पकड़ी हैं, ये ओवर अंडर इनवाइसिंग कर रहे हैं, आप इनका ऑडिट बिठाएं, इनकी इन्वेस्टिगेशन करें और लूटा माल से निकाला जाए। और जो लिस्ट उन्होंने भेजी उसमें मंशा की IPPs भी शामिल थी। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, इसाक डार वज़ीर ख़ज़ाना थे, जफ़र इजाज़ी को आप पता है उन्होंने लगाया था, ख्वाजा आसफ को उन्होंने जवाब दे दिया बकायदा SCCP के चेयरमैन ने। ये लेटर भी मेरे पास मौजूद है। उन्होंने कहा जी हम कुछ नहीं करेंगे, जाओ जो करना है हमारा कर लो। मिनिस्टर को कोरा जवाब दे दिया। अब मोहम्मद अली को इमरान खान साहब इसलिए लाए थे, उसको हेड बनाया, एजेंसियों के नुमाइंदे डाले, FBR के, FI के सारे लोग, कि IPPs की जो चोरियां हैं इनको पकड़ा जाए और हमें बताया जाए। उन्होंने चोरियां पकड़ी, 500 अरब के तकरीबन, उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा इनकी पेमेंट हुई है। और वही बुलंद अख्तर राना जिसको नून लीग की हुकूमत निकाला था, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान, क्या कसूर था? 480 अरब की जो इसाक डार साहब ने पेमेंट की थी नेशनल बैंक गाड़ी ब्रांच में, एक लेटर के जरिए जो SO स्टेट बैंक का एक सेक्शन अफसर जारी करता है कि इन IPPs, जिसमें मंशा की IPPs थी ज़्यादातर और बाकी भी थी, ये लिस्ट हम दे रहे हैं विदाउट प्री ऑडिट डॉक्टर साहब, और 480 अरब इनके अकाउंट में डाल दिया जाए। प्री ऑडिट जो होता है पहले वो नहीं था, AGPR को इन्वॉल्व भी किया, डायरेक्ट डाली कर दी। इसमें बुलंद अख्तर राना जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान है, उसमें 190 अरब की बेज़ाब्तियां पकड़ी, उसको घर। अब मामला ये है, ये ताकतवर माफिया है। 2 जुमले, ये इमरान खान साहब इसके सामने बेबस नजर आते हैं मुझे। ये साबिक, अब मुझे समझ नहीं आ रही क्यों बेबस है इमरान खान, क्या मजबूरियां इमरान खान साहब, या उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। देखिए उसका पोर्टफोलियो क्या है, वो अच्छा है या बुरा है, ताबिश गौहर का कसूर क्या है? अच्छा चले, बाबर साहब, ताबिश गौहर साहब ये के इलेक्ट्रिक के CEO भी रहे, इसके अलावा ये बतौर डायरेक्टर चेयरमैन भी काम करते रहे, और 2015 में इस्तीफ़ा दिया, जिसके बाद बिजली और तवानाई के शोबे में मुशावरत मुआवनत देने के लिए उन्होंने अपनी कंपनी भी बनाई। पोर्टफोलियो उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग था, तो इनको लाने का मकसद यकीन ये होगा कि इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि ये बिजली की सूरत हाल देख कर मुझे रातों को नींद नहीं आती। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान IPPs की रिपोर्ट के ऊपर इमरान खान साहब क्यों बैठ गए हैं, उसको क्यों पब्लिक नहीं कर रहे? उसके ऊपर कितनी मीटिंग रिपोर्ट आ गई, अब वज़ीर आज़म साहब या रिपोर्ट क्यों पब्लिक नहीं की जा रही? ठीक है करल साहब, अब वज़ीर आज़म कहते हैं कि सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का तवानाई का है, हम बिजली ही महंगी बना रहे हैं, पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा। तो यही बंदा ये कह रहा था जी, पढ़ ले, इसके बावजूद कि उस पर सब्सिडी हम दे रहे हैं। जब तक ये चलता रहेगा तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? हम चीजें महंगी बनाकर बाहर कैसे बेचेंगे? लोग खरीदेंगे नहीं। तो ये एक इतना, और IMF आपके सर पर है और उसने जनाब आपकी गर्दन दबोच रखी है कि ये इतना ज्यादा 2000। तो यही बात इसका कसूर बन गया ना, तो इसी का कसूर भी यही है। वो ये कहता था इतना मुश्किल काम है कि लोग छोड़कर जा रहे हैं। उसामा साहब, यहाँ पर हर वो बंदा जो पाकिस्तान के अवाम का सोचेगा, जो पाकिस्तान की बेहतरी का सोचेगा, जो किसी कार्टेल का हिस्सा नहीं होगा, वो अल्टीमेटली इस्तीफा देके घर जाएगा। इस चीज़ से तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई है। ताबिश गौहर साहब, मैं हैरान हूँ कि कोर्ट्स जो हैं वो IPPs को ये कह रही हैं कि ये जो पैसे आप मांग रहे हैं गवर्नमेंट से, ये बहुत ज़्यादा हैं, और कोर्ट्स उसमें हुकूमत के हक़ में फ़ैसला कर रही हैं, और हुकूमत कह रही है कि नहीं, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, हम पैसा देना चाहते हैं। मसला ये है कि कोर्ट्स कह रही हैं पैसा ज़्यादा है, ये जो मांग रही हैं ये बहुत ज़्यादा है। हुकूमत कह रही है नहीं, हमने देना है। मैं बताता हूँ, हुकूमत डरी हुई है। अभी देखें 6 अरब डॉलर कहाँ से देने आपने, वो आपके खिलाफ फिर केस आ गया है
जो टिथियान कंपनी वाला था, आप नहीं वो दिया, वहां हार चुके हैं इंटरनेशनल कोर्ट में। अभी नैब ने दिए हैं, आप अंदाजा लगाएं उसामा साहब, 4 अरब रुपया नैब ने दिया है अभी। सुप्रीम कोर्ट इंटरनेशनल कोर्ट्स में हमारे खिलाफ केसेस हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीपी के खिलाफ फैसला दिया सर, पैसों के बाद। टिथियान का भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, वो इफ्तिखार चौधरी का फैसला था। हुकूमत ये मुकदमा जीती, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के हक में और आईपीपी के खिलाफ फैसला दिया, और हुकूमत जो थी सफे मातम हुकूमत के अंदर। सर आलमी अदालतों में वो चले ये आपकी सॉवरेन गारंटी के साथ आए हुए हैं। वो सॉवरेन गारंटी का तो मर्शा ने आगाज किया था। मैं क्या कहूं अब सर, अब मियां मर्शा पाकिस्तान का खाता है, पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तान में कमाता है। आज भी उसने नया इंट्रोड्यूस किया, दुआइयां दे रहे हैं, उसने कहा सॉवरेन गारंटी का आया। कतर के साथ आपने देखिए मुझे एक छोटी सी साल तक आप उसामा साहब एक बात को आप आगे हमारे खिलाफ इतने केसेस, मैं आपको बता रहा हूं, नेपरा का बंदा नैब लाहौर ने गिरफ्तार किया। किस बात पे? कसूर किस पे? कि मियां मनशा की आईपीपी को आपने ज्यादा पेमेंट की है, उसके खिलाफ जाए मियां मनशा इंटरनेशनल कोर्ट में। मियां मनशा को नहीं पकड़े। एक बात बताएं, का कसूर क्या था? सिर्फ इतना कसूर था कि आईपीपी को जो हुकूमत ज्यादा पैसे दे रही है, वो उस पर बड़ा सख्त मौक़िफ़ उनका था। वो ये चाह रहे थे कि ये जो जायद पेमेंट्स हो रही हैं ये नहीं होनी चाहिए, ये पैसे वापस होने चाहिए। चाहे देखें आप इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं, कहीं भी जाएं, कोर्ट ये कब कहता है कि आप एग्रीमेंट मुझे बताएं। निशार चुनिया अपनी बैलेंस शीट में दिखाती 70% प्रॉफिट। निशार चुनिया जो पावर है, उसका बंदा नेपरा का इस जुर्म में गिरफ्तार नैब लाहौर ने किया कि उसने मंशा की आईपीपी जो निशार चुनिया है उसको ज्यादा पेमेंट की जो एज पर एग्रीमेंट थी। अब मियां मनशा बेनिफिशियरी उसको नहीं पकड़ा। अब मामला अगली सुन ले, जो आप कह रहे हैं बार बार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तब आप जाएं कि जब 17% आपने एज पर एग्रीमेंट था और आपको 15% मिल रहा है प्रॉफिट। आप 17% का यानी 17% की बजाय 70% मुनाफा कमा रहे हैं। इसका मतलब यह है दो चीजें, ओवर इन्वेस्टिंग आप करते हैं, आप अंडर इन्वेस्टिंग करते हैं, आप उसके अंदर जालसाजियां करते हैं, 2 नंबरियां करते हैं, और उस पर आप ज्यादा पैसे ले। अब ऐसे बड़ी को है कि पाकिस्तानी बंदा हो और वो पाकिस्तानी हुकूमत से कहता है मुझे सवरन गारंटी दो। मियां मनशा जैसे लोग जिन्होंने ये रिवाज डाली, फिर वो क्या कहता है? कहता है पाक रुपीज में दूंगा पैसे। कभी दुनिया में हुआ ऐसे कि मैं रुपए के अंदर रुपयों में इन्वेस्टमेंट करूंगा, लेकिन मैं उसका डॉलर में प्रॉफिट लूंगा और बुक में डॉलर का रेट आज से लिखूंगा। और जो ओवर इन्वेस्टिंग अंडर इन्वेस्टिंग हो रही है 190 अरब की पकड़ी गई। मुझे ये बताएं उसामा साहब, ये आईपीपी की जब रिपोर्ट आई थी, इमरान खान साहब को ये लोगों ने, बाबर नदीम और ये सारे एंड कंपनी, इन्होंने ये कहा था इमरान खान साहब के बुलंदबागा महंगे दावे। इन्होंने ये इमरान खान साहब का बयान है, सुन ले। इन्होंने ये कहा था कि जनाब हम इनसे पैसे वापस ले रहे हैं जो ज्यादा इन्होंने ओवर पहले पैसे ले चुके हैं, वो 1 रुपया नहीं लिया, उल्टा और उनको दे रहे हैं बजाय लेने के। ठीक है, उनको दे रहे हैं और वो नीचे नेगोशिएट करना था, रेट कम करने थे। डॉक्टर साहब वो किधर गई सारी चीजें? सही है। उसके बाद वो रिपोर्ट भी दब गई, रिकवरी भी गई और उल्टा पैसे और खत्म हो गया। टाइम ये घोर धंधा है जिस पर वज़ीर आज़म खुद परेशान है, कहते हैं मुझे रातों को नींद नहीं आती इस सारे मामले की वजह से। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।